दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आपके लिए लगातार एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज लेके आ रहा हूं और उसी क्रम में कल मैंने आपको क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ाया था, ठीक। और उसी का मैं आज पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। उसमें कुछ चीजें रह गई थी। मैंने आपको कल महाजनपद मैप के द्वारा समझाया था। अगर आप महाजनपद समझना चाहते हैं अच्छे से मैप के जरिए तो आप मेरी इसके पहले वाली क्लास इस क्लास का पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको महाजनपद बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये सारी चीजें महाजनपद क्या है और कर किस तरीके से लिए जाते थे, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता रखी हैं। लेकिन मैं जब आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी का कोई फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। मैंने समझा तो दिया था, लेकिन इसको एनसीईआरटी के तरीके से समझिए तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जरा सा भी निराश नहीं होइए, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए निकल लिए हैं तो उसको पा के रहिए, ठीक। यहाँ पे आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ तक क्लास देख लिए हैं तो फिर क्लास को पूरा देखिए और इसका नोट्स खुद का बनाइए, ठीक। तब आपको प्रॉफिट करेगा। चीजों को मैप के जरिए समझिए। मैंने कल मैप में पूरा चैप्टर समझा रखा है। जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें रह गई हैं वो मैं आज बता देता हूँ आपको। तो उससे क्या होता है, मैप के जरिए समझने से आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। और जब याद रहेंगी आपको ये लगता है, जैसे आपने मान लिया एनसीईआरटी पूरी बुक पढ़ ली एक बार, तो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। उसको आपको लगातार कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम, और चाहे तो 4-5 बार पढ़ सकते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे? सिर्फ बुक पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आएगा तो, लेकिन छपेगा नहीं। आप पहले बुक पढ़िए, फिर यहाँ पे पढ़िए, फिर अपना नोट्स तैयार करिए और फिर बुक पढ़िए। माइंड को लगातार वही चीज रिवाइज करने की जरूरत होती है, तब आपके माइंड में चीजें सेट होती हैं, ठीक। ऐसे आप कुछ भी पढ़ लेंगे, 15 दिन 1 महीने बाद वो चीज भूल जाएंगे। तो देखते हैं महाजनपद। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी महाजनपद होगा, 16 महाजनपद बताए थे। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसमें इस बात का वर्णन है कि 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था मगध, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं मैप के द्वारा पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये भी बताया था कि किलेबंदी होती थी। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है तो अपने राज्य में वो किलेबंदी करवा देता था। या तो राजा डरते थे या अपना शक्ति प्रदर्शन मान सकते हैं करते थे, तो वो किलेबंदी कराते थे। किलेबंदी किससे होती थी? लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनवाई जाती थी, ठीक। ऐसा है, आप ये समझ गए हैं। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। पहला पॉइंट ये कि वो या तो डर गए होंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए निर्माण किया, और दूसरा पॉइंट, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी श्रमद्दी और शक्ति प्रदर्शन भी करते थे, ठीक। तो आप समझ गए। उसके 2 रीजन थे। एक रीजन था या तो वो डर गए थे, या फिर दूसरा रीजन, कुछ राजा ऐसे थे जो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, ठीक। ये किलेबंदी लकड़ी, ईंट और पत्थर की दीवारों से बनाई की जाती थी, ठीक। अब राजा सेना रखने लगे थे। क्या परिवर्तन हुआ? राजा सेना रखने लगे थे। पहले के राजा हड़प्पा के समय में जो छोटे मोटे होते थे, और वैदिक काल में वहां पे क्या था, राजा सेना नहीं रखते थे। यहाँ पे राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। इसके पहले आप जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी कोई राजा सिपाही नहीं रखता था। यहाँ पे सेना भी रखने लगे और सिपाहियों को वेतन भी दिया जाने लगा, ठीक। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता है। ये आपके लिए बहुत नया है, आहत सिक्के। यहाँ पे पहली बार देखा गया है। अभी तक जितना आप पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं, वैदिक काल पढ़ चुके हैं, अब उत्तर वैदिक काल के समकक्ष आप मान सकते हैं। ये आहत सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। आहत सिक्कों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये धातुओं के सिक्के होते थे और इनमें चित्र बना होता था। क्या बना होता था? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता था,
बल्कि इनमें चित्र बना होता था, उसे कहेंगे आहत सिक्के। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। ये उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं, जो मैंने आर्थिक परिवर्तन बताया था पिछली क्लास में कि उत्तर वैदिक काल को हलचलों का काल कहा गया। सामाजिक कारण बताया था आपको, आर्थिक कारण बताया था और धार्मिक कारण बताया था, राजनीतिक कारण बताया था। ये सारी चीजें यूपीएससी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि उत्तर वैदिक काल को हलचल का काल कहा जाता है, स्पष्ट करें। तब आप क्या लिखेंगे? ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बताई हैं, आप कल की क्लास देखें पहले, तब इधर आए। तो ये आर्थिक कारण के अंतर्गत आएगा। ठीक, आर्थिक कारण में ये आहत सिक्के भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा काम किए। तो समझिए उस समय से सिक्के चालू हो गए थे। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला आर्थिक कारण था कर। मैंने आपको कर बताया था, तो कर देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ठीक, इसके पहले ना राजा विशाल किले बनवाए हैं और ना ही बड़ी सेना रखे हैं, लेकिन महाजनपद के जो राजा होंगे वो विशाल किले बनवाते हैं और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की जरूरत होती थी, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। ये राजा लोगों को हायर करते थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। कर्मचारी रखेंगे, उनको मुद्रा, ये सिक्के देंगे, क्या आहत सिक्के उनको शैली के तौर पर देंगे। ठीक, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। इसके पहले राजा उपहारों पर निर्भर रहते थे। कोई व्यापारी आया, उपहार दे गया, ठीक है, राजा खुश हो गया। ठीक, तो उपहार पे निर्भर रहते थे। इसके पहले के हड़प्पा और वैदिक काल में आप मान सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? महाजनपद में महाजनपदों के जो राजा होंगे वो अब कर नियमित रूप से वसूलने लगे थे। देख लेते हैं किस टाइप के कर। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उस समय क्या था? अधिकांश लोग कृषक थे, इसीलिए सबसे ज्यादा राजा का आय का स्रोत क्या था? कृषकों पर लगाया गया कर। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये एक ऑप्शन बन सकता है यूपीएससी परीक्षा में। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी परीक्षा दे रहे हैं तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। ये मैंने आपको केस स्टडी किसी वीडियो में बताया था, किसी क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में। और ये केस स्टडी टाइप की ही क्लास ये भी है, जहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में तमाम प्रश्न यहीं से निकाल के पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप ये समझ गए कि फसलों पर कर लगाया जाता था और उसकी उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। पूरा प्रश्न भी बन सकता है, केवल एक ऑप्शन भी बन सकता है। यहाँ से मान लीजिए यूपीएससी की परीक्षा है तो इसमें पूछ लेगा कि महाजनपद काल में जो राजा थे, यहाँ पे जो राजा थे वो उपज का 1/6वां हिस्सा लेते थे। ठीक, और जिसे भाग कहा जाता था। एक ऑप्शन ऐसे पूरा बना देगा। ऐसे प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। उसमें 3 सही ऑप्शन देगा, एक गलत ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये सारी चीजों की समझ होनी चाहिए। इससे पहले क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कर लिया जाता था, तो सिर्फ कर लेने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको ये डिटेल क्लास समझनी ही पड़ेगी। तो ऐसा है, आप ये समझ गए। अगला देख लेते हैं, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये जो बुनकर हैं, बुनकर देख रहे हैं, ये लोहार और ये सुनार, ये महीने भर अपना काम करते थे। अपना मतलब या तो अपना करते थे या किसी के घर में करते थे, उससे पैसा कमाते थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इनको महीने में 1 दिन राजा के यहाँ जाके राजा के लिए काम करना पड़ता था। ये इस प्रकार से कर चुकाते थे। आप समझ रहे हैं, अपनी 1 दिन की मेहनत ये राजा के लिए देते थे महीने में। ठीक, तो ये भी ऑप्शन बन सकता है। एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ये दे देगा। अगला देखते हैं, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक होते थे वो जानवरों या उनके उत्पाद, मान लीजिए दूध, घी, ये सारी चीजें, इनके रूप में वो राजा को ये लोग पशुपालक कर देते थे। ठीक, तो ये तीसरा ऑप्शन बन गया यूपीएससी का। मान लीजिए
कि एक प्रश्न आ गया कि महाजनपद काल के राजा के कर लेने के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। 1, 2, 3 ऑप्शन। अब आगे भी देखते हैं। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे वो जो खरीदारी करते थे, सामान बेचते थे, उस पे राजा को कर देते थे। ठीक, तो मान लीजिए आप कि यहाँ पे ये गलत ऑप्शन दे देगा। ये 3 सही ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन। ऐसे दे देगा कि व्यापारियों को कर में छूट थी। तो आप जब तक सारी चीजें नहीं समझेंगे, ठीक, तब तक आप फिर प्रश्न करने में सफल नहीं हो पाएंगे। और आपकी कड़ी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। ये सब कड़ी मेहनत के नतीजे हैं। इसके पहले वाली क्लास देखेंगे तो वहां पे साधारण तौर पर जो समझाया गया आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार से पढ़ना और इस प्रकार के नोट्स बनाना, आपको नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए एनसीईआरटी बुक से निकाल के लाया हूँ। ऐसे ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने पास रखने चाहिए। सिर्फ एक बात से काम नहीं चलेगा कि महाजनपद काल के राजा कर वसूलते थे। ये एक का एक चीज आप जानेंगे तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं में आप वो नहीं कर सकते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं आखेटकों। इसके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ये कौन है? शिकारी हैं। ठीक, आखेटकों कौन है? शिकारी। ये जानवरों का शिकार करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, उनका मांस खाते हैं पका के। ठीक, ऐसे ही संग्राहकों, ये संग्राहक कौन होते थे? ये लोग चीजें इकट्ठा करते थे अपने घर पर, को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ये लोग वस्तुएं लेके आते थे। आखेटक शिकार करते थे, शिकारी थे। और संग्राहक जो चीजें मान लीजिए लेके आए तो उसमें राजा का हिस्सा निकाल के दे देते थे। ठीक, यहाँ पे जो कृषक थे 1/6 हिस्सा देते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वनडे एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको सही से अच्छे से पूरा तैयार कर लें। आप ये मानिए ये क्लास स्पेशल रूप से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप मान सकते हैं क्लास। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं आप कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि इस काल में लोहे की खोज सबसे बड़ी आप कह सकते हैं उपलब्धि थी। ठीक, इसके पहले हड़प्पा और वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक, तो लोहा जब से खोजा गया यहाँ पे, ये इन लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई और उससे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्या क्या आ गया? 2 बड़े परिवर्तन आ गए जिससे इनकी कायाकल्प ही बदल गई, आप मान सकते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। आपको मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लासों में, पहले हल के फाल कैसे थे हड़प्पा कालीन में? लकड़ी के, जो कि अब लोहे के बनने लगे। खेत जब हल से खेत जोता जाएगा वो लकड़ी का होगा, तो उसमें बहुत परिश्रम भी लगेगा और उससे अच्छे से खेत भी नहीं जुतता था। अब देखिए क्या हो गया, अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। भाई लकड़ी में क्या होता था, जब लकड़ी से खेत जोता जाता था तो वो ज्यादा जमीन के अंदर नहीं जा पाती थी लकड़ी। ठीक, लेकिन जब लोहे का फाल बन गया तो वो कम से कम इतना अंदर जाने लगा जिससे क्या हुआ, बढ़िया खेत उपजदार होने लगा। ठीक, यहाँ पे पहली बात ये बताई गई है। दूसरी देख लेते हैं, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसके पहले के लोग धान के बीज छिड़क देते थे खेत में, जिससे धान अपने आप उग जाता था। लेकिन अब ये लोग नई टेक्नोलॉजी ले आए, आधुनिक तरीके से ये खेती करने लगे और धान के पौधों का रोपण शुरू किया। रोपण मतलब होता है, आप देखिए जब धान के खेत लग रहे हो तब आप देखिए कई सारे लोग, कई सारे महिलाएं धान जो होते हैं, धान की पौध होती है, उनका रोपण करते हैं। धान का एक एक पौधा खोसा जाता है। पहले एक मान लीजिए कोई खेत है, बहुत बड़ा भाग है खेत का, तो खेत की थोड़ी जगह पे
बहुत सारे धान की पौध तैयार की जाती है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे, आप मान सकते हैं कई सारे लोग आते हैं, 10 20 50 लोग, वो एक एक पौधा खोस खोस के लगाते हैं। तो खोस खोस के लगाना क्या हुआ, उसे कहेंगे रोपण। रोपण शुरू किया और खेत में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया गया। तो ये मान सकते हैं जब ये दो नए परिवर्तन आ गए, लोहे का आविष्कार और धान का रोपण होने लगा, तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा उपज बढ़ गई उस समय की। उससे ये लोग निर्यात अपना चालू कर दिया, यानी कि व्यापार भी करने लगे। ठीक है, अनाज का, धान का व्यापार करने लगे। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। पहले क्या होता था कि ये जो पौधे थे ये मर जाते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, जब ये रोपण करने लगे तो इससे क्या होता था, पौधा बहुत बड़े, बहुत अच्छे, आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ करता था और पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। ठीक, तो ये आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लाइक मटेरियल है। ठीक, तो ये समझ आपकी पैदा होगी। बाकी इसके पहले की क्लास में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि लोहे का आविष्कार होता है तो क्या होता है, लेकिन अब आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना जरूरी है अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, ये करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती क्लास। इसके बाद हम लोग देखेंगे मगध और वज्र। ठीक, दोनों देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे विशाल साम्राज्य मगध के बारे में। महत्वपूर्ण है, आप अगर यूपीएससी और पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, इसीलिए मैं इनको छोड़ता नहीं हूँ। ठीक, मैं चाहूँ तो इनको 2 लाइन में आपको बता दूं बिना लिखे ही, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा हूँ किस लिए कि आपका नुकसान ना हो पाए, आपको ये ना लगे कि ये हमारे लायक नहीं है। ठीक, ये आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। आप मान लीजिए कि मगध के लिए आ गया लिखने के लिए तो फिर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ के न सिर्फ अपना ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि मेंस कैसे लिखना है ये भी सीखते हैं। ठीक, तो इसकी शब्दावली पर भी ध्यान दिया करिए। तो देख लेते हैं, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध जहाँ पे है बिहार में, वहां से गंगा और सोन नदी आ रही है हिमालय से, नेपाल होके, हिमालय से नेपाल होके सोन नदी आ रही। तो गंगा और सोन नदी दोनों नदियां मगध होके बहती थी, उसका बड़ा बेनिफिट मिलता था मगध को। देख लेते क्या क्या। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। आज जब नदियां निकलेंगी तो यातायात भी हो जाता था उस समय, नदियों से ही तो यातायात ज्यादा अच्छा और सुलभ होता था। जल वितरण होता था, खेतों में पानी आसानी के साथ, यानी कि कृषि बहुत अच्छी हो जाती थी, जमीन उपजाऊ हो गई थी। ठीक, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। मगध के एक हिस्से में जंगल थे, जिससे मगध के राजा को या वहां के शासक को बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलता था, कई सारे बेनिफिट। नदियों से इतने बेनिफिट हुए, अब जो जंगल है उनसे देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हाथियों को पकड़ कर ले आते थे, उन्हें प्रशिक्षित करते थे, जिससे उन्हें सेना में शामिल किया जाए और उनसे काम लिया जाए। ठीक, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। लकड़ी भी अधिक मात्रा में ये लोग लकड़ियां लाते थे, जिससे घर, गाड़ियां और रथ बनाते थे। ठीक, इसके अलावा क्षेत्र में लौ अयस्क खदानें थी। मगध के एरिया में लौ अयस्क खदानें थी, तो उससे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। इनसे बनाया जाता था, लौ अयस्क से ये लोग आप मान सकते हैं औजार और हथियार ये लोग बनाते थे। तो आपकी यहाँ पे समझ पैदा हो रही लिखने के लिए भी और आपका ज्ञान अर्जित करने के लिए मगध के बारे में। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी समझ यहाँ पे पैदा हुई होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक भी लाइन छोड़ना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आप सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे तभी मगध को अच्छे से समझ पाएंगे ही। मगध में तो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु को क्या कहते थे, कुणिक, क्या कहा जाता था, कुणिक। वन डे एग्जाम,
में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यूपी पीसीएस तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि कुड़ी किसको कहा जाता था? आप कहेंगे अजातशत्रु को कहा जाता था। मगध में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। अब आप हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। मगध में सबसे पहला वंश कौन सा होगा? हर्यक वंश का। कौन सा? हर्यक वंश। तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के शासक थे। आपको जब मैं इतिहास और आगे 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 की कक्षाओं में पढ़ाऊंगा तो फिर ये सारे डिटेल में वहां पे हैं। अभी यहाँ पे आपको मगध के बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है, तो थोड़ा बहुत ही समझ लीजिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलिए। बस इतना जान लीजिए, बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का पहला वंश था हर्यक वंश, ठीक है। बिंबिसार का जब शासन चल रहा था तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। बिंबिसार के दरबार में आयुर्वेदिक चिकित्सक रहते थे, उनका नाम था जीवक। जीवक नाम के आयुर्वेदिक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। समझ लीजिए, तब डॉक्टर लोग भी थे, आप ऐसे मान सकते हैं। कोई बीमार हुआ तब आयुर्वेदिक चिकित्सक मगध साम्राज्य में उपलब्ध था, ठीक, हर्यक वंश में। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? बिंबिसार की हत्या, इसका लड़का है कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु। यहाँ पे अजातशत्रु क्या करता है? अपने ही बाप की हत्या कर देता है। तो यहाँ पे आप ये सब सारी चीजें बहुत देखेंगे कि पुत्र अपने पिता की हत्या बहुत करता है, ठीक। तो गद्दी पाने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या कर दी। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न वनडे एग्जाम में आते हैं कि बिंबिसार का पुत्र कौन था? आप कहेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिता कौन था? आप कहेंगे बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में कौन सा चिकित्सक था? आप कहेंगे जीवक। अजातशत्रु का नाम क्या था? आप कहेंगे कुड़िक। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगत कराई, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगत किसने कराई? आप कहेंगे अजातशत्रु, ये बौद्ध धर्म का न्यायी था, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण है आपकी क्लास 6 की ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा है, इसलिए मैं ये सब बताना आपको नहीं छोड़ता। ये सारी चीजें तो मैं आपको किसी भी क्लास में बता सकता हूँ। आप अगर कहेंगे तो मैं आपके कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके आगे देखते हैं, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ये जो लोग थे, जो शासक थे, जो राजा थे, आप कह सकते हैं, ये जो जनपद थे, महाजनपद के शासक थे। तो छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बनता था महाजनपद। तो जो जनपद थे उनको अपनाने के लिए, अपने महाजनपद में शामिल करने के लिए ये लोग कई सारी चीजें अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये महापद्म नंद, जब आप मगध पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, नाग वंश पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। तो इसमें इसका जो प्रथम शासक होगा महापद्म नंद, इसी ने नंद वंश की स्थापना की। आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि ये शूद्र था, ठीक। इसे कहते थे क्षत्रियों का नाश करने वाला। जो क्षत्रिय थे उसका नाश करने वाला कौन? महापद्म नंद। ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक। और ये शूद्र था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अभी तक ये उत्तर पूर्वी भाग में था, आप मान सकते हैं महाजनपद। तो मगध को और भी विस्तृत कर लिया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक। मैप में आप देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम क्षेत्र। इसकी पहली वाली क्लास देखिए, मैंने मैप में आपको बहुत अच्छे सारी चीजें समझाने की कोशिश की। तो मैप मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आप उत्तर पश्चिमी भाग आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। पाटलिपुत्र मतलब आज का जो पटना है ना, उसे कहेंगे पाटलिपुत्र। तो पहले मगध की राजधानी थी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। एक आपको दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई गई है, उसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको उससे पहले एक फैक्ट यहाँ पे और महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि महापद्म नंद का जो पुत्र था
इसे कहेंगे घनानंद। घनानंद, तो घनानंद जब शासन कर रहा था उसी के समय में सिकंदर ने भारत पर या मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की। ठीक, घनानंद आपको बताया नंदवंश का शासक है, महापद्म नंद का पुत्र है। और जब ये घनानंद शासन कर रहा था तो उसी के समय में सिकंदर मेसिडोनिया का शासक है और उसने मगध में आक्रमण करने की कोशिश की। उसके बाद देखते हैं, आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, इतनी महत्वपूर्ण है, क्लास 6 के हिसाब से देख लीजिए। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात कर रहा है कि मेसिडोनिया, सिकंदर कहाँ का शासक, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। एक दो राज्य, एक दो देश नहीं जीतना चाहता था, सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, इसीलिए ये फेमस है। ठीक, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। अब आपको एक महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट पता चला और आप मैप में आसानी के साथ, अगर आप एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ जान सकते हैं कि मिस्र और पश्चिमी एशिया आप आसानी के साथ जान जाएंगे कि कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। सिकंदर सबसे पहले मगध में आक्रमण करने की कहां पे सोची, तो व्यास नदी पे। ठीक, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, कूच मतलब मगध पर आक्रमण करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। सिपाही डर गए थे। क्यों डर गए थे? वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आप समझ सकते हैं मगध कितना शक्तिशाली था कि कोई भी विदेशी आक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचता था और लौट जाता था। ठीक, मगध बहुत ही शक्तिशाली शासक था। आप मान सकते हैं मगध के बारे में आपने बहुत ज्यादा चीजें जानी है। ठीक, महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप लिखेंगे तो उसकी भूमिका बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फैक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वज्र के बारे में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण महाजनपद वज्र के बारे में। वज्र की राजधानी है वैशाली। मैं आपको जो मैप से पढ़ा रहा था तो वज्र के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। चलिए आपको और बता देते हैं। वज्र आप मान सकते हैं मगध के थोड़ा आसपास, मगध के आसपास ही वज्र नामक महाजनपद था और इसकी राजधानी थी वैशाली। मैंने आपको सबसे पूर्व वाला महाजनपद बताया था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, और उसी के आसपास आप मान सकते हैं मगध और अंग के आसपास आप मान सकते हैं वज्र नामक महाजनपद था। ठीक, यहाँ पे गढ़ या संघ शासन व्यवस्था थी, आपको बताया गया है इसकी पहली क्लास में। गढ़ या संघ में क्या होता था आप देख लीजिए। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कई सारे जनपद थे, आप ऐसे समझिए, कई सारे जनपदों को मिला के महाजनपद बना था। और जब कई सारे जनपदों को मिलाया गया तो उसमें उन जनपदों के जो प्रमुख रहे वो सब मिल के महाजनपद पर शासन करते थे, इसीलिए सभी को राजा कहा गया। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। गुप्त शासकों तक, यानी कि आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक ये लोग ऐसे ही शासन करते रहे। ठीक, अजातशत्रु ने बहुत प्रयास किया। अभी हर्यक वंश का जो शासक मैंने आपको बताया, अजातशत्रु ने बहुत प्रयास किया कि वज्र को मिला लिया जाए मगध में, लेकिन ये आप मान सकते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वही वाला हाल था। ये लोग बहुत मजबूत थे तो इसीलिए इनको कोई शामिल नहीं कर पाया। लेकिन बाद में गुप्त शासक आए, उन्होंने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और अपने में मिला लिया। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अन्यत्र आप जरूर पढ़ा करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये आपका काम देता हूं कि आप क्या करेंगे, किताब पढ़ेंगे, उसमें अन्यत्र ये सारी चीज मैंने समझा ही दी, अन्यत्र जरूर पढ़िए। और उसके साथ ही जो प्रश्न मिलान के लिए होते हैं
और महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, ये सारी चीजें आप एक बार देखा करें और उनको नोट किया करें। ठीक, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें मैसेज करिए। मैं आपको ये नंबर देता हूं, तो इसमें सिर्फ मैसेज ही करना है, सिर्फ आप टेलीग्राम लिख के भेज देंगे तो हम आपको इसमें ऐड करेंगे, और कोई मैसेज आपको नहीं करना है। सिर्फ आप इस नंबर पे टेलीग्राम लिखेंगे, आप टेलीग्राम लिख के इस नंबर पे भेज दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड करवा दूंगा। ठीक, तो आपको कोई भी समस्या हो, आपको कुछ ना समझ आया हो, आपको नोट्स चाहिए हो, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप यहाँ पे नहीं संपर्क करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ ऐड होंगे। ये माध्यम है आपको टेलीग्राम में ऐड करने का। ठीक, यहाँ आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ऐड करेंगे, पूछेंगे आप ग्रुप में, जो ग्रुप बना है वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप लगातार तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए आप लगातार मेहनत करिए, आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सिलेक्शन, और सिर्फ सिलेक्शन आपको एक क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ भी हो जाता है। लोग परेशान रहते हैं, सालों साल परेशान रहते हैं और परेशान ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे कंटेंट से पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कैसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाता है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस जरूर देखें। ये जो आयोग वाले हैं वो जब सिलेबस देते हैं तो वो फालतू में नहीं देते, सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस से आप जितना सिलेबस दिया गया अगर उतना ही पढ़ेंगे, मान लीजिए इतना सिलेबस दे दिया गया तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी बात आप समझने की कोशिश करिए कि 100% पढ़ने से अच्छा है आप 80% पढ़ें और उसको 2-4 बार रिवाइज कर लें। ठीक, आपको जो चीजें नहीं आती, परेशान करती हैं, जो विषय बहुत परेशान करता है, आप उसमें दिन रात 24 घंटा मत दीजिए। आपको और जो विषय बहुत अच्छे से आते हैं आप उन्हीं को लगातार 2-2, 4-4, 5-5 बार रिवाइज करिए, जिससे वहां पे आपकी मिस्टेक ना हो और आपका सिलेक्शन आसानी के साथ हो जाए। आशा है दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। आप हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, आप लोगों को शेयर करिए वीडियो। लोगों को एनसीईआरटी सीरीज की जरूरत है, आप वीडियो शेयर करेंगे तो हमारे चैनल का सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके आप बताएंगे हमें। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी मैं आपको फिलहाल ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम आपके सामने लाइव आएंगे और लाइव आपसे बातचीत करेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।